ऐसे 11 लोगों का पहला ट्रस्ट बनाया और उसमें गवाह के रूप में मैं स्वयं और हमारे एक शिक्षक साथी स्वर्गीय श्री रमेश जी पाटीदार पिपरी वाले थे। इस तरह से हमारा पहला ट्रस्ट का गठन हुआ और उसकी ट्रस्ट की पहली बैठक जो थी वो पाटीदार धर्मशाला औरंगपुरा में पहली आहूत की गई 30/5/2015 को, जिसमें शिक्षकों का चयन कैसा होगा, शिक्षकों का मानदेय क्या होगा, बच्चों की फीस का निर्धारण कैसे होगा, इन सारी बातों को लेकर के विचार विमर्श करने के लिए पहली बैठक आहूत की गई। उस बैठक में सारी बातें हुई और बच्चों के प्रवेश के लिए मुझे दायित्व सौंपा गया। मैं रामपुरा से प्रतिदिन नंदगांव धर्मशाला में जाता था, 2 घंटे बैठता था, लेकिन कोई नहीं आया क्योंकि अभी तक किसी को उसकी जानकारी ही नहीं थी, प्रचार प्रसार नहीं था, इसलिए कौन आया। मैं रोज़ नंदगांव से रामपुरा जब जाता था तो अकावलिया मालन बाबा के होटले पे लोग बैठे रहते थे, उनसे मैं पूछता था कि ऐसी ऐसी बात है, मैं इसलिए वहाँ रोज़ जाता हूँ, तो आपके गांव से बच्चे बाहर जाते होंगे पढ़ने के लिए, तो कितने बच्चे जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं भेजते। उन्होंने कहा कि सर अभी तो ये नहीं मालूम है कि किसकी स्कूल है, कौन चलाएगा, उसका कर्ता धर्ता कौन रहेगा, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, लोग पूछते हैं, हम क्या बताएं। मैंने कहा कि ठीक है, उसका भी समाधान निकालते हैं। उसी रोज़ रात को मैंने फुलचंद सर, बाबू काका पिपरी दोनों को फ़ोन लगाया और मैं और मेरे गांव से बलीराम सर, हम रात को यहाँ आए अकावलिया और उसी रात को अकावलिया में वो तारीख थी 3 जून 2015 और 25 बच्चों का उस रोज़ हमने पंजीयन किया और उन्होंने, उनके पालकों ने हमको सहमति दी। तो इस तरह से पहला हमारा शैक्षणिक सत्र जो था वो 16 जून 2015 को नंदगांव की धर्मशाला में 62 बच्चों के साथ शुरू हुआ। प्रथम वर्ष में 62 बच्चे थे, 62 बच्चों के साथ सत्र शुरू हुआ। हमने 1 साल 2 साल 3 साल तक चलाया उसको। मधु पान दुकान उपदी वाले की गाड़ी की, कुछ और लोगों के ऐसे रिक्शे विक्शे किराए से लेकर के व्यवस्था जुटा करके उसको संचालित किया। 3 साल बाद लगा ऐसा कि अब इसको ज़्यादा दिन तक धर्मशालाओं में चलाना संभव नहीं लगता, कोई स्थायी इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो हमने जगह तलाश करना शुरू किया। तो सर्वप्रथम उपदी और नंदगांव ग्रिड के बीच में अभी जहाँ जायसवाल का ढाबा है, वह बेड़ी जो जगह थी उसको देखा। उसके बाद अभी विद्याकुंज जहाँ बना है वह प्रदीप पाटीदार नंदगांव की ज़मीन थी, वह देखी। लेकिन एक तो ये था कि वो रोड साइड होने से कीमतें ज़्यादा थी, दूसरा मेरा ऐसा विचार था कि रोड साइड की ज़मीन कभी भी बिकने वाली है और आस पड़ोस की ज़मीन बिकेगी तो हो सकता है वहाँ ढाबा खुल जाए, वहाँ शराब दुकान खुल जाए, वहाँ और किसी दूसरे तरह की कोई गतिविधियाँ संचालित हो जाए, तो वह हमारे शिक्षण संस्थान के लिए दुखदायी हो सकती है। सो एक फिर जगह हमने नंदगांव और अकावलिया के बीच में देखी। वो जगह अच्छी थी, लेकिन एक तो ये था कि कुछ समाज के एक तरफ थी, दूसरा उसमें अधिकांश जगह जो थी वो भारी किस्म की थी जिस पे अच्छी खेती हो सकती है। तो हमने सोचा कि ऐसी ज़मीन हम ले जिसमें खेती अच्छे तरीके से नहीं हो सकती हो, हल्की ज़मीन हो, तो ये अच्छी ज़मीन है चूँकि यहाँ किसान खेती करके इससे कुछ कमा सकता है। फिर उसी समय एक योग ऐसा बना कि ये पिपरी की जगह जो अभी जहाँ पर विद्यापीठ संचालित हो रहा है, ये कमल भाई पाटीदार की पिपरी वालों की थी, उसमें 3 खातेदार थे। तो उनसे हमने बात की और सौभाग्य ऐसा रहा कि उनकी भी इच्छा हुई कि हाँ, यदि शिक्षण संस्था के लिए हमारी ज़मीन जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने, तीनों भाइयों ने मिल करके हमको वह ज़मीन जो है वो दी। हमने उसका सौदा कर लिया। सौदा करने के बाद इधर क्या हुआ कि नंदगांव में साल भर और स्कूल चली, उसके बाद उस धर्मशाला को प्लास्टर करवाने का वहाँ के लोगों ने निश्चित किया।
और उन्होंने हमको कहा कि सर अब हम यहाँ प्लास्टर करवा रहे हैं तो ये सामान उठा करके आपको उस तरफ ले जाना है। हमने पहले इस तरफ सामान जो था उत्तर की तरफ उसको उठा करके दक्षिण की तरफ जो टीन शेड बना था उसमें रखा। अब 8-15 दिन गए, इधर का प्लास्टर पूरा हुआ, फिर उनका कुछ और ऐसा बना या उनका बजट ऐसा हुआ कि भाई इधर भी प्लास्टर करवा ले। फिर कहा कि सर आप इधर से भी उठाना पड़ेगा, इधर भी प्लास्टर करवाना है। फिर हमने सोचा कि आप क्या करें, इच्छापुर गए। इच्छापुर के लोगों से हमने विचार विमर्श किया कि हमारे सामने ऐसी ऐसी परेशानी आ रही है, आप कहो तो आपकी धर्मशाला में हम ये 1 साल निकाल सकते हैं। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और कुछ महीने जुलाई से लगा करके नवंबर दिसंबर तक वहाँ चली विद्यालय। और उसके बाद जनवरी में उस वर्ष इच्छापुर में 13 विवाह एक साथ जनवरी में होना लगा ऐसा। तो हमको ये लगा कि जनवरी में 13 दिन स्कूल बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि विवाह समारोह है, पंगतें होगी तो धर्मशाला तो उसमें एंगेज हो जाएगी। तो फिर पालकों का दबाव होगा कि 3 दिन छुट्टी। मैंने कहा आप ज़्यादा इसको अपन धर्मशालाओं में नहीं चला पाएंगे। ज़मीन की रजिस्ट्री कराने का विचार किया, लेकिन पैसे की व्यवस्था कैसे करना। तो हमने ट्रस्ट की बैठक बुलाई। वो बैठक हमारी उपदी में ही हुई थी। एक विवाह समारोह था, उसमें सारे ट्रस्टी आए हुए थे। तो वहाँ ही एक घर में बैठ करके हमने सबने भी ये निर्णय किया कि अब इस पैसे की भरपाई हम कैसे करेंगे, इसका व्यवस्था कहाँ से होगी। सभी ट्रस्टियों ने विचार विमर्श के बाद ये बताया कि पहले तो अपन ट्रस्टी ये करें कि अपन कितना दे सकते हैं, फिर समाज से मांगेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने किसी से कोई चंदा नहीं मांगा। हमने हमारे जो भी चिर परिचित लोग थे या हम थे, हमारे से जितना बन पाया वो थोड़ा थोड़ा कर करके उसको 2-3-4 साल चलाने की व्यवस्था जुटाई थी। तो ट्रस्टियों ने कहा कि सर्वप्रथम तो अपन डिसाइड करें कि अपन कितना दे पाएंगे। अब उसमें कुछ 19 भी थे, लगता था कि यदि ज़्यादा कुछ करेंगे तो सब लोग नहीं दे पाएंगे। तो अंतोतगत्वा 21,000 का निर्धारण हुआ कि पहले ट्रस्टी 21 हज़ार रुपये दे, उसके बाद हम फिर समाजजनों से भी चंदा मांगेंगे या एकत्रित करेंगे। फिर और ये विचार आया कि चूँकि ट्रस्ट की डीड में लिखा हुआ है और करीब 1.5 साल तो हो गया ट्रस्ट गठन होने को, डीड में लिखा है कि 3 साल के बाद इसकी कार्यकारिणी नई गठित होगी, हर 3 वर्ष बाद इसकी नई कार्यकारिणी गठित होगी, 3 साल का उसका कार्यकाल है। तो 1.5 साल बाद फिर दूसरा कार्यकाल होगा, तो ट्रस्टी कहाँ से लाएंगे। अभी तो ये 11 ट्रस्टी है। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम 21 हज़ार रुपये से ऐसे और जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, हमारे इस प्रकल्प से सरोकार रखते हैं, इसके प्रति उनके मन में कुछ ऐसी भावना है, ऐसे लोगों को हम 21 हज़ार रुपये से ट्रस्टी बनाएं। तो हमने फिर नए ट्रस्टी बनाना शुरू किए। और उसमें एक बात ये भी रखी कि प्रत्येक गांव का ट्रस्टी होगा तो इसकी पारदर्शिता बनी रहेगी, हर गांव तक अपने जो भी क्रियाकलाप होंगे, जो भी इसकी गतिविधियां होगी, उसकी गांव गांव तक पहुंच बन पाएगी। तो हर गांव से 1-1, 2-2 ट्रस्टी हम ढूंढे और ऐसे हम ट्रस्टी बनाए। तो कुछ ट्रस्टी हमने बना करके वो राशि एकत्रित की और उसकी हमने रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री होने के बाद फिर लगा कि अब कहीं ना कहीं इस पे काम होना चाहिए। तो एक तो पहले ही पैसे जो थे इस ज़मीन को क्रय करने में, ट्रस्टी सदस्य बनाने में खर्च हुए लगे। अब बिल्डिंग बनाना और उसमें भी भारी भरकम खर्च था, इसलिए संभव नहीं लगता था कि आप दान के पैसे से या इस तरह से एकत्रित करके इसका निर्माण कर पाएंगे। तो विचार आया कि क्यों ना विधायक महोदय से मिले हम। और विधायक महोदय से मिले, उनको हमने बताया कि देखो 4 साल 5 साल हमने चला करके बता दी, 5 साल सफल रूप से संचालित हो गई है और ज़मीन भी क्रय कर ली और उसकी ये रजिस्ट्री आपके सामने है। उन्होंने भी विश्वास हो गया उनको और उन्होंने भी कहा कि अब तो ये काम सफल हो जाएगा। और मैं प्रत्येक धर्मशाला में 10-10 लाख रुपए देता हूँ, तो आपको भी इस स्कूल बनाने के लिए 10 लाख रुपए देता हूँ। उन्होंने विधायक निधि से 10 लाख रुपए दिए, उसका कोरोना काल में निर्माण करवाया, क्योंकि कोरोना काल में फिर स्कूलें बंद हो गई थी, घर पे ही अध्ययन करते थे छात्र। हम घर घर जा कर के सामग्री बांटते थे, घर घर जा कर के उनसे पेपर देते थे, परीक्षा लेते थे। 2 साल तक यही चला। तो कोरोना काल में वो निर्माण हो गया उतना। और निर्माण भी क्या, केवल ढांचा तैयार हुआ था उस समय, न तो उसकी फर्श लगी थी न प्लास्टर हुआ था, केवल ढांचा तैयार हुआ था। लेकिन 2 साल बाद जैसे ही कोरोना काल समाप्त हुआ, हमने फरवरी में 2 फरवरी को एक छोटा सा हवन करवा करके 2022 में
वहाँ पर जहाँ आज विद्यालय संचालित हो रहा है, विद्यापीठ संचालित हो रहा है, वहाँ उसका शुभारंभ कराया और वहाँ प्रारंभ हो गया विद्यालय प्रारंभ होने के बाद फिर हमने ट्रस्ट में भी कुछ गतिविधियों को सम्मिलित किया। हमने कहा कि ट्रस्ट को हमने बहुउद्देशीय बनाया तो इसमें और भी काम होना चाहिए। तो ट्रस्ट ने भी सर्वप्रथम हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने का निश्चय किया। पहले एकत्रीकरण होता था, एक जगह इकट्ठे करके मनाया जाता था। हमने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को यदि गांव-गांव तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, तो उनके पास अपन को जाना पड़ेगा। तो हमने गांव-गांव करीब 3 वर्ष तक प्रत्येक गांव में करीब 35-40 गांव टारगेट करते थे और उन 35-40 गांव में रात को 2-2 हमारे स्वयंसेवक जाते थे, वक्ता जाते थे और 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में लोगों को बताते थे। और इस तरह से हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को गांव-गांव तक पहुंचाया। अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे, कई गाँवों में तो बहुत अच्छी उपस्थिति रही और महिलाओं की भी भागीदारी रही। दूसरा काम हमने फिर लिया कि यदि मृत्यु भोज होता था तो उसमें केवल भोज ही होता था। हमारे समाज में श्रद्धांजलि कार्यक्रम बहुत कम होते थे। तो हमने कहा कि क्यों ना दिवंगत आत्मा की याद में उनके प्रति कुछ पुष्प अर्पित किए जाए, श्रद्धांजलि सभा होनी चाहिए। तो कुछ लोगों को प्रोत्साहित करके शुरू में हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करवाया और उसका भी परिणाम अच्छा हुआ। बहुत सारी जगह उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लोगों ने कुछ नवीन काम किए और उसका प्रतिसाद भी जो है वो अच्छा मिला। जैसे इसमें हमारे पास उसके फोटोग्राफ्स भी है, पेपर में भी आया था। ये खेड़ी में कार्यक्रम हुआ था, उसमें भाई की याद में स्कूल, आश्रम, गौशाला के लिए दान दिए पैसे। फिर एक दंपति एक पौधा के माध्यम से 251 पौधे लगाए। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, शिक्षकों का सम्मान किया। ऐसे अनेक गतिविधियां धीरे धीरे हम संचालित करते रहे और इसके पीछे मकसद एक यही था कि हमारा समाज जो है वो संगठित रहे, व्यवस्थित रहे, घर की व्यवस्था भी बराबर चलती रहे और ज़्यादा पैसे भी उनको खर्च नहीं करना पड़े। तो हमारा विद्यालय अभी जहाँ स्थापित है वहाँ तक चला। उसके बाद जनप्रतिनिधियों का सम्मान का एक कार्यक्रम हमने किया 2023 में। जितने भी पाटीदार समाज के जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, जनपद प्रतिनिधि हो, जिला प्रतिनिधि हो, सबका सम्मान किया हमने। ऐसे अनेक काम इस ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होते रहे। फिर 2018 से अभी उसका ये समझो कि पहला ट्रस्ट गठन हुआ 15 में, जो 18 तक चला, 18 में गठित हुआ वो 24 तक चला और 24 में गठित हुआ वो 27 तक चलेगा। तो 18 से 23 तक मैं उसका अध्यक्ष रहा हूँ और उसी समय मेरे कार्यकाल में ही एक बहुत सुंदर रथ यात्रा, पंडित जी हमारे गुरुकुल में, हमारे विद्यापीठ में विद्यारंभ संस्कार कराने आए थे और उस विद्यारंभ संस्कार के बाद, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, बैठने के बाद विचार विमर्श हुआ और उन्होंने कहा कि लोगों को इस गुरुकुल से जोड़ने के लिए, इस समाज के प्रकल्प से जोड़ने के लिए क्या हो सकता है। हमने कहा कि यहाँ तो वही लोग आते हैं जो हमेशा आते हैं, जिनको मालूम है, और जो हर कार्यक्रम में पधारते हैं वही हर बार आते हैं। यदि गांव-गांव तक, जन जन तक इस बात को पहुंचाना है तो अपन को स्वयं उनके द्वार तक जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि योजना बनाओ। मैंने उसकी योजना बनाई। पंडित जी ने पहले 5 दिन का ही कहा था, लेकिन पूरी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई। उसके बाद 6 दिन में 60 गाँव को बिल्कुल मिनट टू मिनट कार्यक्रम बना करके 6 दिन में 60 गाँव में हमारी ज्ञान ज्योति रथ यात्रा जो थी वो पहुंची और बहुत सुंदर तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, समयबद्ध तरीके से वो पहुंची और प्रत्येक गांव में उसका भारी जन समर्थन मिला। प्रत्येक गांव ने उसका
अंशदान भी आर्थिक रूप से भी अच्छा किया। और उस रथ यात्रा में पंडित जी के माध्यम से पंडित जी और कथावाचक राम कथावाचक मोहन भाई जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा था कि हम आपके इस जो अंशदान प्राप्त हुआ इससे 62 गांव का संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे और जितना अधूरा काम है वह पूर्ण करेंगे। उसकी तार फेंसिंग करवाएंगे। तो उसमें जो हमको अच्छा प्रतिसाद मिला उससे तार फेंसिंग करवाई। एक डोम का माँ अम्बे मंडपम के नाम से एक डोम का निर्माण कराया। हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कराया। हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। उसमें भी सभी समाज जनों को बुलाया गया। बहुत सारे लोगों ने उसमें भी अपना अंशदान जो है तन मन धन से समर्पित किया। तो उसमें वह अधूरा काम हमारा पूर्ण हुआ। फिर दूसरा एक विचार आया। पंडित जी और हम ऐसे ही खरगोन के एक कार्यक्रम में पंडित जी आए थे। उसके बाद खाली समय में हम बैठे तो पंडित जी के मन में एक विचार आया कि क्या हमारा समाज जो है अभी जिस गांव में जो व्यक्ति करता धरता रहता है, गांव का मुखिया रहता है, उसके अनुसार गांव चलता है। व्यक्ति बदल गया, वहाँ के सारे रीति रिवाज बदल जाते हैं, सारी सोच बदल जाती। दूसरा व्यक्ति आता है वो अपने तरीके से उस गांव को चलाता। तो क्यों ना एक समाज की ऐसी नियमावली हो, ऐसी एक आदर्श आचार संहिता हो जिस पर समाज चले। व्यक्ति भले बदलता रहे लेकिन उसकी आदर्श संहिता जो है वह स्थायी रूप से रहे। ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमने कहा कि प्रयास करना अपना काम है और हो सकता है ईश्वर करेगा तो सफलता उसमें मिलेगी। उन्होंने ये काम हमें सौंपा और उसके लिए फिर एक लिखी की धर्मशाला में 9 अप्रैल 2023 रविवार का दिन ही था, एक सामाजिक संगोष्ठी ली गई जिसमें 30 गांव के 113 लोग उपस्थित हुए थे। और उनसे हमने आग्रह किया था कि अपने अपने गांव में आप जो रीति रिवाज चल रहे हो उनको किस तरह से मनाना चाहते हो, कैसा उनका स्वरूप होना चाहिए, इसमें आप अपना लिखित प्रतिवेदन भी लाएंगे। तो प्रत्येक गांव से उस चिंतन बैठक उसका नाम दिया गया था। उसमें प्रत्येक गांव से लोगों ने अपने विचार लिख करके भेजे। जैसे ये सिंगुन का है, ये संतलाव का है, ये गोपालपुरा का है, यह मोठापुरा का है, ये दसंगा का है, ये डोंगर गांव से लिखा हुआ आया, यह पिपरी से है, यह लिक्की से है, ये रामपुरा से है और ये खेड़िया गांव से है और ये उब्दी से। ऐसे और बहुत सारे गांवों के पत्रक लिखे हुए हमारे पास थे। हमने पंडित जी को पत्रक बताए। उन्होंने ये काम हमें सौंपा कि ये पत्रक लो, इनका अध्ययन करो और इसमें से सार्वगर्भित ऐसी चीज़ें जिस पर कोई विवाद ना हो, जिस पे लागू करने पर समाज को कोई तकलीफ ना हो, कोई ज़्यादा कठिन काम ना हो, ऐसे बिंदु छाट करके आप बताना। हमने उन सारे का अध्ययन करके जो पूर्व से रीतियाँ थी वो बाद में कुछ ज़्यादा होते होते कुरीतियों में परिवर्तित हो गई, उसको हमने संस्कारित बना करके उन्हीं परिपाटियों को हमारे समाज के अनुसार ढालते हुए 11 बिंदु का एक फ्लैक्स बनवाया और उसको 51 गांव की धर्मशाला में लगवाया। और 19 तारीख थी, वट सावित्री का दिन था वो। उस दिन एक दिया समाज के नाम ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें हमने प्रत्येक गांव में उस फ्लैक्स के सामने एक दिया जला करके, प्रत्येक घर से एक एक दिया ला करके उस आचार संहिता को हमने स्वतः अंगीकार किया। ऐसा एक दिया समाज के नाम हमने वो कार्यक्रम किया। उसमें 51 गाँव में फ्लैक्स लगे थे और करीब 44 गाँव में वो एक दिया समाज के नाम कार्यक्रम हुआ था। कुछ गाँव में वो कार्यक्रम हुआ नहीं क्योंकि उसी समय उसके कुछ ही दिनों पहले एक दुखद घटना दसंगा में जो बस गिरी थी पुल पे से, वो घटना हो चुकी थी, इसलिए कुछ गाँव में वो कार्यक्रम नहीं हो सका था। तो 44 गाँव में वो कार्यक्रम हुआ था एक दिया समाज के नाम और बहुत ही सुंदर तरीके से उस कार्यक्रम को भी संचालित किया। तो ऐसे हमारा ट्रस्ट धीरे धीरे विभिन्न कार्य करते हुए आगे बढ़ा और उसकी सदस्यता भी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई
और आज वही एक नन्हा सा पौधा जब शुरू दिन हमने 16 जून 2015 को नंदगांव धर्मशाला में रोपा था, वह एक वटवृक्ष का रूप लेता हुआ आज सरदार शिखर पर पिपरी में पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। अब आज हमारी ट्रस्ट के सामने स्थिति जो है उसको बता दूं, क्योंकि सब काम पारदर्शिता के साथ है और है, उसको दिखना भी चाहिए। ये उसका पैन कार्ड है, उसका पैन नंबर है, उसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के नाम से संयुक्त खाता है और प्रतिवर्ष उसका ऑडिट कराया जाता है, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट इसमें लगी हुई है। 2021 से 31 मार्च 2024 तक की ऑडिट अभी तक हो चुकी है और वो रिपोर्ट इसमें लगी हुई है। उसका ट्रस्ट का पंजीयन भी हुआ पंजीयक महोदय के वहाँ, और फिर उसको रजिस्टर्ड कराने के लिए एसडीएम साहब से उसका प्रमाण पत्र भी मिला है। उस समय महेंद्र सिंह कवचे एसडीएम साहब थे, उनके सिग्नेचर से उसका प्रमाण पत्र मिला है। हमारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक है 03/18/5/2018, वो रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है और इस तरह से वह हमारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज ट्रस्ट में हमारे सामने स्थिति ये है कि 4 तरह के आप हमारे सदस्य हो गए। एक स्वरक्षक सदस्य या जिसको मार्गदर्शक मंडल कहते हैं वो, जिसमें पुराने अध्यक्ष जो थे वो और जिनकी अंशदान की राशि सबसे अधिक थी वह, ऐसे मिलाकर के एक स्वरक्षक मंडल है। दूसरा अभिभावक मंडल है, जिसमें उससे कुछ कम और ट्रस्टी सदस्यों से अधिक ऐसी राशि दी है, उनको अभिभावक सदस्यों में रखा है। तीसरा जो है वो ट्रस्टी सदस्य है, जिनका 21,000 रुपये हमने सदस्यता शुल्क रखा था। उसमें भी हुआ ये कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि हमको आपके काम से बहुत अच्छी गहरी रुचि है, लेकिन 21,000 रुपये हम एक मुश्त नहीं दे सकते, तो हमने उसको 11,000 हज़ार की 2 किस्त में 22,000 रुपये लेना, ऐसा भी स्वीकार किया। फिर और कुछ समस्या थी तो हमने 51,100 रुपये प्रतिवर्ष 5 साल तक ले करके भी ऐसे ट्रस्टी सदस्य हमने बनाए हैं। उसमें कुछ ट्रस्टी अभी अपूर्ण भी है, जिनकी 1-1, 2-2 किस्त हो गई है, या तो बाद में हम उन तक जा नहीं पाए या उन्होंने जमा नहीं कराई, तो कुछ अधूरे सदस्य भी अभी है। उनसे भी आग्रह है कि वह इसमें अपना अंशदान जितना शेष वो दे करके ट्रस्टी सदस्य बन जाए। और मौका मिला है आपको काम करने का, और मेरी सोच ये है कि जिसको काम करना है वो तो बिना पद के भी कर सकता है, लेकिन जिसको लगता है कि पद मिले तो ही काम कर सकते हैं, तो इसमें अभी अवसर है। और आपके अनुभव का, आपके पास जो भी ज्ञान है, सामर्थ्य है, शक्ति है, प्रभाव है, उसका उपयोग करने का एक सुनहरा अवसर है। तो आप इसको जाने मत दीजिए और उसके ट्रस्टी सदस्य बन करके आप इसमें, जब कार्यकारिणी गठित होती है तो नई कार्यकारिणी में आप आओगे तो उसको आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे हमने करके इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाया। आज इसमें हमारे पास 4 तरह के सदस्य हैं, और जो ट्रस्टी सदस्य है वही ट्रस्टी सदस्य तो अभिभावक सदस्य, तीसरे ट्रस्टी सदस्य, तो जो ट्रस्टी सदस्य है उसी में से प्रति तीसरे वर्ष जो है वो नवीन कार्यकारिणी का गठन होता है। अभी तक 3 कार्यकारिणी हो चुकी है। 2015 की तो नॉमिनेट थी, मनोनीत थी, 2018 में फिर गठित हुई, 2023 में फिर गठित हुई और 2024 में फिर गठित हुई, जो अभी चल रही है। तो पहली कार्यकारिणी में तो फुलचंद सर अध्यक्ष थे, हमारे जो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षक थे। दूसरे माधव बाबू जी जो ग्राम सेवक थे पंधानिया के, उससे रिटायर हुए थे कृषि विभाग से। तीसरे हमारे सचिव थे बाबू काका, वह महिला बाल विकास से रिटायर थे पिपरी के। और चौथा जो हमारे कोषाध्यक्ष थे वो विजय पाटीदार जी, जो कर सलाहकार है, डोंगरगांव के निवासी और खरगोन में रहते। ऐसा पहला ट्रस्ट था हमारा। दूसरा ट्रस्ट 2018 में फिर बना, कार्यकारिणी बनी, उसमें फिर से फुलचंद सर को अध्यक्ष बनाया गया और बाकी सदस्यों में चेंज थोड़ा बहुत हुआ। उसमें मैं कोषाध्यक्ष था दूसरे कार्यकाल में। फिर तीसरा कार्यकाल जो 2023 में बना, 2018 से 23 में, उसमें फिर मैं अध्यक्ष बना। और
इस तरह से अभी 2024 में जो बना है ट्रस्ट, उसका अभी कार्यकाल चल रहा है। 2027 में, मई 2027 में इसका कार्यकाल समाप्त होगा। मई 2027 से फिर दूसरा कार्यकारिणी का गठन होगा। इस तरह से हमारा ये सारा कार्य चलता है और इसमें पूर्ण पारदर्शिता रखी जाती है। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि इसमें यदि किसी तरह की किसी को कोई भी शंका हो या किसी भी तरह के अनुत्तरित प्रश्न है तो आप बेझिझक संबंधित जो भी पदाधिकारी है उनसे आप संपर्क कर सकते हो। होता ये है कि जिनको जो बैठकों में नहीं आते या जिनको पूरी रूपरेखा मालूम ही नहीं है, उनसे यदि आप संपर्क करते हो तो वो उलूल जुलूल बातें करके, क्योंकि उनके पास उस चीज़ का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो जो बीच में भी हमारे सदस्य जुड़े और वह समय समय पर यदि बैठकों में उपस्थित होते रहते हैं तो उनको पूरी जानकारी है, लेकिन जो सदस्य बैठकों में नहीं आते उनको पूरी जानकारी नहीं है और उनसे यदि आप संपर्क करोगे तो यही कहेंगे कि हमको नहीं मालूम क्या है। तो अभी हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी विजय वकील साहब अध्यक्ष है, डॉक्टर सुनील जी पाटीदार उपाध्यक्ष है, मेरे गांव के बलीराम सर सचिव है और डॉक्टर कमल पाटीदार टेमला के कोषाध्यक्ष है। तो इस तरह से अभी 21 सदस्यों का ट्रस्ट हमारा चल रहा है और उसमें भी विभिन्न तरह की समितियां हमने बना दी है। जैसे गुरुकुल का या शिक्षा संबंधी काम देखना है तो उसके लिए एक शिक्षा समिति बनी है, पर्यावरण संबंधी कोई काम देखना हो तो उसके लिए पर्यावरण समिति बनी है, संस्कृति संबंधी कोई काम हो तो उसके लिए एक सांस्कृतिक समिति बनी है। इसे अलग अलग तरह की समितियों के माध्यम से ये काम आज संचालित हो रहा है और आप सबका बहुत ही स्नेह आशीर्वाद मिला और परमपिता परमात्मा की भी कृपा हुई कि यह सद्बुद्धि, ये ज्ञान, यह यश जो है हमारे हाथों में देना था उन्होंने दिया और उसको हम पूरी विनम्रतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। अभी ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से निवृत्त होने के बाद, चूँकि यहाँ विद्यापीठ में प्रधानाचार्य का या जिसको हम कहें कि सब कुछ देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, तो फिर चूँकि मेरी स्थिति इस लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हमने जो 8-10 साल से जिस पौधे को सींच करके बड़ा किया है उसको एंड टाइम पर हम किसी ऐसे हाथों में नहीं जाने देंगे जो उसको अस्त व्यस्त कर दे। तो मैंने वहाँ पर अपनी सेवाएं देना शुरू किया और इस सत्र के अंत तक मैं अपनी सेवाएं दूंगा। इसके बाद हमारे एक नए प्रधानाचार्य का वहाँ पर हमने पोस्टिंग करके उनको कार्य दे दिया है। अगले सत्र से वो संभालेंगे और कोशिश रहेगी कि हम अच्छी शिक्षा दें, कम पैसे में दें, अच्छी व्यवस्थाएं जुटाएं। आज हम देख रहे हैं कि जो एक छोटा सा रूप था उसका आज सरदार शिखर पिपरी में एक भव्य रूप बनने जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आदमकद प्रतिमा का अनावरण हो गया है, भव्य कार्यक्रम अभी आपके सामने हुआ। तो हम ऐसे समाज को इस दिशा में अग्रसर करने के लिए हमारा एक गिलहरी के रूप में छोटा सा ये योगदान है। इसमें आप सबकी बहुत बहुत कृपा दया रही, इसके लिए सबका साधुवाद। ओम।